हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बिहार बोर्ड क्लास 7 के साइंस बुक का पहला चैप्टर, जो कि है विज्ञान विषय का पहला जो अध्याय है वो है जल और जंगल, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये पहला ही अध्याय बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं जल और जंगल इन दोनों के बारे में हमने पिछले कक्षाओं में भी कुछ न कुछ पढ़ रखा है ऑलरेडी, तो इसको आसानी से हम समझ सकेंगे और इसको हम कॉन्साइज करके पढ़ लेते हैं, इन शॉर्ट पढ़ लेते हैं कुछ चैप्टर के अंदर से, और उसके बाद हम इसका अध्याय सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि जल ही जीवन है, कहा जाता है कि जल ही जीवन है, यानी कि विदाउट जो जल है, पानी के बगैर जो है जीवन पृथ्वी पर संभव ही नहीं है। और हालांकि पृथ्वी पर पानी की जो मौजूदगी है वो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत, यानी कि पृथ्वी पे आप देखें तो पानी ही पानी है, लेकिन जो एक्चुअल पानी जो हमें नीड है, जिसकी ज़रूरत है हमको साफ़ पानी की, जो हम उपयोग में ला सकें, या पीने के लिए जो पानी की उपलब्धता है, इसकी खासी कमी है। बहुत कम मात्रा में ये जो है मौजूद है, जिससे विश्व के जो कुल जनसंख्या को अगर देखा जाए तो उसमें से 1/3 ऐसा जो पॉपुलेशन है, विश्व की 1/3 से अधिक जनसंख्या जो है वो आज जल की कमी का सामना कर रही है। और इसीलिए हम सबकी ये जिम्मेवारी है कि हम जल का जो उपयोग है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक करें और विवेकपूर्ण करें। अपने पानी को जो है हम ज़्यादा बर्बाद ना करें, जिससे कि आने वाली नस्लों को, जो पीढ़ियों को पानी के कमी का सामना ना करना पड़े। तो इसी चीज़ को जो है और लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे के बारे में के तौर पे मनाया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पेज में, जैसे ही आप बढ़ते हैं तो एक चित्र के माध्यम से बताया जा रहा है कि मान लिया जाए कि पृथ्वी पर मौजूद कुल पानी को अगर हम एक बाल्टी के द्वारा प्रदर्शित करें कि ये पृथ्वी पर जितने भी पानी मौजूद है वो मान लेते हैं कि एक बाल्टी पानी है, जो कि 20 लीटर का बकेट है। ये पृथ्वी पर मौजूद सारे जल को अगर प्रदर्शित करता है तो इसमें से केवल 500 मिलीलीटर जो पानी है, सिर्फ और सिर्फ 2.5%, यानी कि लगभग में 2.5% ही पानी जो है वो मृदु जल है, यानी कि जो साफ पानी जिसको हम कह सकते हैं इस तौर पे मौजूद है। और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 0.75%, यानी कि अगर 20 लीटर पानी पृथ्वी पर मौजूद है तो उसमें से सिर्फ 150 मिलीलीटर पानी ही है जो भूमिगत जल के तौर पे है। भूमिगत जल यानी कि ग्राउंड वाटर के तौर पे मौजूद है। और आगे देखिए, एक पाई चार्ट के द्वारा यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि अगर ये जो सर्कल है, अगर पूरे विश्व में मौजूद पानी को, पृथ्वी पे मौजूद पानी को अगर दर्शाता है तो उसमें से ये इतना सारा जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये सारा जो है खारा पानी है। और उसमें से केवल इतना ही आप देख सकते हैं, ये जो ब्लू कलर में दिखाया जा रहा है वो मृदु जल को प्रदर्शित करता है। और इस मृदु जल में ये जो ब्लैक कलर में आप देख पा रहे हैं, एक छोटा पतला सा लाइन, सिर्फ यही जो है वो भौम जल के तौर पे है, जिसको हम यानी कि पृथ्वी के भीतर से बोरिंग करके या ट्यूबवेल वगैरह के थ्रू हम लोग बाहर निकाल के उपयोग में लाते हैं, जो कि बहुत ही कम मात्रा में है। और हम आप देखते होंगे कि हम किस तरह से जो है इस भौम जल को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों को इसके ऊपर में ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम ज़्यादा पानी को बर्बाद न करें। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आपको एक जल चक्र का चित्र दिखाया गया है। जल चक्र, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। पृथ्वी पर वर्षा के रूप में पानी गिरता है नीचे, और उसके बाद ये पानी जो है फिर धीरे धीरे रिस कर ज़मीन के अंदर चला जाता है, और पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें होती हैं उनके बीच में जो दरारें होती है वहाँ पे जाके ये स्टोर होता रहता है। और साथ ही साथ वर्षा का पानी जो है वो नदियों, समुद्रों, तालाबों, इन सारे जगहों पे भी जमा होता है, जो कि धीरे धीरे फिर वाष्पन के द्वारा ऊपर उठता है। वाष्प बन के, वेपर बन के ये ऊपर उठता है, फिर वहाँ पे
संघनन होता है और संघनन के बाद ये बादल का रूप लेता है और फिर बादल में जब फिर से ठंडी हवा पड़ती है तो फिर से ये बारिश के तौर पे पृथ्वी पे बरस पड़ता है। तो इस तरह से ये वाटर साइकिल को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे लिखा गया है कि जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रमों को संख्याओं द्वारा चिन्हित किया गया है। इन संख्याओं की सहायता से अस्त व्यस्त क्रम में लिखे गए प्रक्रम के सही शब्द लिखिए। अब देखिए यहाँ पे पहला नंबर में ये जो प्रदर्शित कर रहा है ना, ये है आपका भौम जल को प्रदर्शित किया जा रहा है। भौम जल यहाँ लिखा है जम्भौल, तो इसको आप सीधा करके क्या लिखेंगे, भौम जल लिखेंगे आप। दूसरा में है देखिए यहाँ पे वाष्पन हो रहा है, वाष्प बन रहा है, तो ये है पसवा लिखा है, इसको आपको ठीक करके वाष्प लिखना है। उसके बाद यही वाष्प ऊपर में जाके क्या हो रहा है, संघनन यानी कि कंडेंसेशन हो रहा है, जिसको हम संघनन लिखेंगे। ये घन सन क्या लिखा हुआ है, तो इसको आपको सही करके संघनन लिखना है। चौथा यहाँ पे जो है वो बादल को प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ दलबा लिखा है, आपने सही करके उसको बादल लिख देना है। पांचवा में देखिए ये वाष्पोत्सर्जन को दर्शा रहा है। ये वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, जब पेड़ पौधे अपनी जड़ों से पानी को क्या करते हैं, खींचते हैं, और इसका इस्तेमाल जो है वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल का भी उपयोग करते हैं। लेकिन जल उनके पास जो भोजन बनाने की प्रक्रिया के बाद जो जल शेष रह जाता है, उसको वो अपने पत्तियों के स्टोमेटा यानी कि छिद्रों के द्वारा फिर से वायुमंडल में छोड़ देते हैं, और ये फिर से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा वायुमंडल में पानी वापस आ जाता है, जो कि फिर से वेपर के थ्रू ऊपर चला जाता है। और उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर में देखिए ये जो है वर्षा को प्रदर्शित, और ये जो 6 नंबर है ये प्रदर्शित करता है कि बादलों से वापस जो है वर्षा के रूप में पानी पृथ्वी पर आ जाता है, जो कि रेनिंग के थ्रू। पानी जो है ये तीनों ही अवस्थाओं में मौजूद होता है, और इसका जो ठोस अवस्था होता है वो कहलाता है बर्फ, यानी कि ये सॉलिड इसकी अवस्था जो कहलाती है। और दूसरा जो लिक्विड फॉर्म में है द्रव के रूप में वो जल या पानी कहलाता है, और तीसरा जो गैस फॉर्म में होता है वो जलवाष्प कहलाता है। चलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस चित्र को देखकर आप समझ रहे होंगे कि बहुत सारे जगहों पे पानी की जो किल्लत है, पानी की जो समस्या है, लोगों को बहुत दूर से जाके पानी कैरी करके लाना पड़ता है। और उसके बाद जानते हैं हम लोग भूमिगत जल के बारे में। भूमिगत जल यानी कि ग्राउंड वाटर, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है, और मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो ग्राउंड वाटर है वो कैसे स्टोर होता है पृथ्वी के अंदर, और इसको हम लोग जो है नलकूपों अथवा हैंडपंप के द्वारा जो है बाहर निकालते हैं। लेकिन आप देखे होंगे कि आज के दौर में जो है ये भूमिगत जल को पाने के लिए हमें बहुत गहराई तक जाना पड़ रहा है। ये डिपेंड करता है, कहीं पे अगर वाटर लेवल अच्छा है ज़मीन के अंदर, तो वहाँ पे कम पाइप के थ्रू ही ये पानी बाहर निकल जाता है, कम लंबाई की पाइप से ही। लेकिन जहाँ पे वाटर लेवल जो है, जो ग्राउंड वाटर का वाटर लेवल बहुत कम है, बहुत नीचे गहराई में चला गया है, तो वहाँ पे बोरिंग करने के लिए हमें बहुत सारे पाइपों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये भौम जल स्तर क्या है और भौम जल किसे कहेंगे। भौम जल स्तर क्या है कि भूमि के अंदर जो पृथ्वी के चट्टानों के बीच में जो दरारें हैं, वहाँ पे जाकर के पानी जो जमा हो रहा है, उसका जो ऊपरी परत है, जो सबसे अपर लेवल है, वो कहलाता है भौम जल स्तर। ठीक है, और उसके नीचे का जितना भी पानी है सब भौम जल कहलाता है। यहाँ पे एक प्रयोग किया करके दिखाया जा रहा है कि ये पानी जो है किस तरह से पृथ्वी के भीतर जो है भौम जल कैसे स्टोर होता है। मान लिया जाए कि एक छलनी में आप कुछ मिट्टी रखिए, और उसके नीचे एक कोई बर्तन ले लीजिए, और इस मिट्टी पे धीरे धीरे आप बॉटल से किसी चीज़ से थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद पानी इस पे गिराइए। तो ये पानी धीरे धीरे मिट्टी से रिस के क्या होता है, छलनी के छिद्रों के थ्रू फिर से ये जो है आपको पॉट में जमा हो जाता है। इसी तरह से पृथ्वी पर जब वर्षा के थ्रू जल आता है, बारिश का पानी फिर से रिस के धीरे धीरे क्या होता है, पृथ्वी के अंदर
भौम जल के रूप में जमा हो जाता है। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, जो कि भौम जल, जल भर और भौम जल स्तर को दर्शाता है। यहाँ पे देखिए ये पृथ्वी के अंदर चट्टानें हैं और चट्टानों के बीच में जो दरारें हैं, है ना, ये जो ब्लू ब्लू आप देख रहे हैं पानी जैसा, ये चट्टानों के बीच में जो दरारें हैं, इसमें ये जो है पानी जमा रहता है, ठीक है ना। तो ये जो निचला स्तर होता है उसका, वो जलभर कहलाता है और ये भौम जल कहलाता है, ठीक है ना। भौम जल निचला स्तर जो है उसका स्टोर है पूरा, और ये सबको ही मिला के हम भौम जल कहेंगे। ऊपरी जो इसका लेवल होगा वो हमारा भौम जल स्तर कहलाता है। आगे हम बात करते हैं कि सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम पे ये आ रही है कि पहले जो है 40 फीट 50 फीट का बोरिंग करने से ही हम लोगों को भौम जल आसानी से मिल जाता था, जिसको हम घर घर में जो है नलकूपों के द्वारा या कुओं के द्वारा या फिर ट्यूबवेल के द्वारा हम लोग बाहर निकाल के आसानी से उपयोग कर रहे थे, आज से 10-12 साल पहले तक। लेकिन आज के टाइम में, आज अभी 2023-24 की बात अगर करें तो बोरिंग करने के लिए जो है कई 100 फीट तक जो है आपको बोरिंग करना पड़ता है। काफ़ी गहराई में जा चुका है हमारा। इससे ये प्रूफ होता है कि ये जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है धीरे धीरे काफ़ी नीचे की ओर जा रहा है। और अगर हमने पानी का उपयोग सही तरीके से नहीं किया तो आने वाले टाइम में जो है इसकी काफ़ी समस्या हो सकती है। तो इसके गिरने का रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न तो ये है कि वर्षा जो है पहले के बनिस्बत अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिससे जल का रिसाव जो है जो भूमिगत जल का रिसाव नहीं हो पा रहा है और पृथ्वी में फिर से वापस जो है वो स्टोर नहीं हो पा रहा है। दूसरा जो है वो ये है कि आज पॉपुलेशन पहले के बनिस्बत काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने से जो है जो निरंतर जो इनके कार्यकलापों के लिए, उपयोग के लिए पानी की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा है, और साथ ही साथ पानी की जो है वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जिससे इसके जल स्तर में काफ़ी गिरावट आ रही है। साथ ही अगर देखें जाए कि औद्योगिकरण हो रहा है, कृषि में आप देखें कि सिंचाई के लिए या फिर वन रोपण वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है, जिससे जो है इसकी समस्या बढ़ रही है। आगे हम देखते हैं कि हम जल का प्रबंधन कैसे करेंगे। जल का जो है वाटर मैनेजमेंट आप कैसे करें। वाटर का मैनेजमेंट इस तरह से करें, किस तरह से हम इसके बर्बादी को रोकें, लोगों को कैसे हम जागरूक करें कि पानी का ज़्यादा बर्बादी ना किया जाए, इसके बारे में यहाँ पे आप डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से समझिए। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये पानी है और मान लिया जाए ये आपका, यहाँ पे आपने ट्री प्लांटेशन किया हुआ है या आपका यहाँ पे आपने पेड़ लगाए हुए हैं, और इन पेड़ों में अगर पानी पटाने के लिए अगर हम इस माध्यम का इस्तेमाल करें कि एक पाइप के थ्रू जो है यहाँ पे लाएं और पानी पूरे जगह पे ना डालते हुए सिर्फ जहाँ जहाँ पे पेड़ है वहाँ पे उस पाइप के माध्यम से छिद्र करके और सिर्फ पेड़ तक ही पानी गिरे और बाकी ज़मीन पे उस पानी का जो है बर्बादी ना हो, तो ड्रिप माध्यम के थ्रू जो है हम अगर सिंचाई करें, पेड़ों को पानी दें, तो इस पानी की समस्या से हम, पानी की बर्बादी से हम बच सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा माध्यम है ड्रिप सिंचाई माध्यम। तो इन शॉर्ट जल के बारे में हम इतना जान चुके हैं, और अब बात करते हैं हम जंगल की। जंगल भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से को रिलेटेड है, जंगल और पानी, क्योंकि जब पानी नहीं होगा तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे, और पेड़ पौधे सूख जाएंगे तो जंगल नहीं हो पाएगा, और जंगल नहीं होगा तो सिर्फ न सिर्फ वर्षा की समस्या होगी, बल्कि हमारा वायुमंडल भी प्रदूषित हो जाएगा, और वनों में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे सब सूख जाएंगे और जीव जंतु जो है मर जाएंगे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं पृथ्वी पे फिर से जीवन का जो है संकट आ जाएगा, ठीक है ना। तो आगे आप खुद से इन सबको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसा कि जंगलों में कई तरह के जीव जंतु जैसे बाघ, रीछ, हिरन, बंदर, तरह तरह के पक्षी, कीट पतंग आदि पाए जाते हैं। यही नहीं,
वनों में जो है कई तरह के पेड़ पौधे होते हैं। जैसे हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर हमें चीड़ और देवदार के वृक्ष मिलते हैं। उत्तरी बिहार के चंपारण क्षेत्र में प्रमुखतः जो है चौड़े पत्ते वाले साल और सागमान जैसे पेड़ मिलते हैं। तो आप इसको खुद से ज़्यादा स्टडी करिए डिटेल्स में, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और अगर बात किया जाए कि जंगल के अंदर जो जीव जंतु हैं उसमें से भी कई ऐसे जंतु हैं जो अब विलुप्त होते जा रहे हैं, उनकी जो संख्या है पहले के बनिस्बत काफ़ी कम होती जा रही है। तो उन सब के संरक्षण के लिए भी सरकार ने कई जो है अभयारण्य बनाए हैं, जहाँ पे इनके शिकार और किसी भी तरह के इनसे छेड़छाड़ के लिए जो है पूरी तरह से जो है रोक लगी हुई है, कानून है। अगर आप उसका उल्लंघन करेंगे तो आपको जो है जेल हो सकता है। तो यहाँ पे देखें कि पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य है, जो बाघ यानी टाइगर के संरक्षण के लिए आरक्षित वन है। वैशाली जिले के बरेला अभयारण्य, मुंगेर जिले में भीम बंध अभयारण्य, गया जिले में गौतम बुद्ध अभयारण्य और रोहतास जिले में कैमूर अभयारण्य जो है बिहार के प्रमुख जंगल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और क्रियाकलाप है कि जंगलों में पाए जाने वाले जंतुओं के नाम लिखिए या पौधों के नाम लिखिए। अभी अभी हमने पढ़ा भी था कि चैप्टर में आपको मिल जाएगा बहुत सारे जंतुओं के नाम और पौधों के नाम जो हमें जंगलों में मिलते हैं। और साथ ही कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे तालिका के द्वारा आपसे पूछा जाता है, जैसे कि औषधीय पेड़ पौधे कौन से जंगल में पाए जाते हैं। इमारती लकड़ी देने वाले पेड़, इमारती लकड़ी कहते हैं जिनसे जो है फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, और अन्य उपयोग वाले पेड़ पौधे जैसे गोंद है, रबर है, इस तरह की चीज़ों का भी इस्तेमाल होता है। और इमारती लकड़ी देने वाले आम हो गया, जामुन हो गया, इस तरह के पौधे हो गए। औषधीय पौधों में देखेंगे तो आप तुलसी हो गया, नीम हो गया, बबूल हो गया। तो इस तरह के पौधों के नाम आप लिख सकते हैं। और आगे फिर हम बढ़ते हैं चैप्टर में। ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से देखिए। ये है कहलाता है खाद्य श्रृंखला, यानी यहाँ पे कीटों को दिखाया जा रहा है। कीटों को जो है मेढक खा लेता है और मेढक को सांप खा लेता है और फिर सांप को ये खा लेता है, गरुड़ खा लेता है। या फिर इस तरह से देखें कि कुछ जंतु जो हैं वो शाकाहारी होते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं, जैसे हिरन हो गया। अब कुछ ऐसे जंतु हैं जो शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता, ये लोग जो है शाकाहारी जंतुओं को खा जाते हैं। और इस तरह से जो है ये खाद्य श्रृंखला जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर इसमें से कोई एक ना हो तो ये खाद्य श्रृंखला टूट जाएगा और फिर से संकट आ जाएगा। मान लिया जाए कि मेढक नहीं होगा तो सांप भी नहीं होगा, है ना, और फिर सांप नहीं होगा तो गरुड़ क्या खाएगा। इस तरह से ये भी फूड चेन भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है श्रृंखला है। तो ये बना रहना चाहिए, नहीं तो जीवों का संतुलन जो है बिगड़ जाएगा। अगर मांसाहारी जीव नहीं होंगे तो शाकाहारी जंतुओं की संख्या बढ़ जाएगी और वो पेड़ पौधों को खा के ख़त्म कर देंगे, है ना। तो इस तरह से ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे आते हैं वनों की मिट्टी। वन की मिट्टी जो है क्या होती है, वनों के अंदर जो मृत जीव जंतु अगर सड़ते गलते हैं या फिर पौधों की जो पत्तियां हैं वो ज़मीन पर गिरने के बाद धीरे धीरे क्या होती है, कई सालों के बाद वो पृथ्वी पे मौजूद जो सूक्ष्म जीव है इन पत्तियों को और जो मरे हुए मृत जीव जंतुओं को जो है सड़ा गला के धीरे धीरे उनको अपघटित कर देते हैं और उसके बाद जो है ह्यूमस का निर्माण करते हैं। और ये ह्यूमस जो है एक तरह से पौधों के लिए, पेड़ पौधों के लिए पोषण का काम करता है, जो कि उन तक फिर से पोषण का जो है पेड़ पौधों को पोषण जो है वो मिलता रहता है। और इसके अलावा जो है वन जो है पर्यावरण में भी संतुलन बनाते हैं। प्रकृति में वनों से गैसों का संतुलन इस प्रकार से बना रहता है। हम सब जानते हैं कि पेड़ पौधों को छोड़कर जितने भी सजीव हैं सब श्वसन क्रिया में जो है ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जंतु हो गए या मनुष्य हो गए, हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और पेड़ पौधे यानी कि पादप क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इस तरह से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का भी जो है वो संतुलन बना रहता है।
तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस चैप्टर को डिटेल्स में पढ़ें, और डिटेल्स में पढ़ने के बाद ये जो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसका आपको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके दिया गया है, उनके वर्ड मीनिंग दिए गए हैं। जल भर को हम एक्वाफर कहेंगे, अवक्षय को डिप्लेशन कहेंगे, इस तरह से भौम जल या भूमिगत जल को ग्राउंड वाटर कहेंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा कि आप इसको पढ़ें, और यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे हमने सीखा में दिया गया है। तो ये मेन पॉइंट्स को कम से कम ज़रूर आप दोहराएं और अच्छे से समझें, है ना। और अब यहाँ पे जो है हम देखते हैं अभ्यास को। तो अभ्यास में जो सबसे पहला है वो प्रश्न जो इस तरह से है कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। यह आपको लिखकर बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है कि वर्षा जल का चरम स्रोत है, यानी कि जल का जो मुख्य स्रोत है वो वर्षा ही है। तो बिल्कुल सही बात है कि वर्षा ही मेन सोर्स है पानी का, सत्य होगा ये। उसके बाद है कि नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन है। क्या खेतों में सिंचाई के लिए सिर्फ हम नदी के पानी का ही इस्तेमाल करते हैं? तो ऑब्वियसली नहीं। इसके अलावा हम नहरों का जल या फिर तालाबों का जल, या फिर आज के दौर में तो हम देख रहे हैं कि ये जो भौम जल है, जो ट्यूबवेल के थ्रू भी जो है सिंचाई किया जा रहा है, तो ये सिर्फ एकमात्र नदी का ही साधन है, ऐसा नहीं है। तो ये असत्य हो जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं। क्या ऐसा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही जल की कमी है? ऐसा नहीं है, शहरों में भी और कहीं पे भी जल की समस्या हो सकती है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांव में ही या ग्रामीण क्षेत्रों में ही जल की समस्या, ये शहरों में भी है। तो ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप देखें क्वेश्चन इस तरह से है, क्या कह रहा है देखिए। दूसरा नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए कहा जा रहा है, और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है भौम जल प्राप्त करने के लिए डैश 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 तथा डैश 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 का उपयोग होता है। तो भौम जल को प्राप्त करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? भौम जल प्राप्त करने के लिए ट्यूबवेल, आप लिख लीजिएगा, ट्यूब वेल, तथा के बाद होगा हैंड पंप का उपयोग होता है। हैंड पंप का उपयोग होता है। दूसरा जो है देखिए क्या कह रहा है, जल की तीन अवस्था डैश 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 और डैश 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 है। तो तीन अवस्था इसकी क्या है? ठोस, द्रव और गैस। तो इसको हम क्या लिखेंगे? ठोस, यानी कि बर्फ के रूप में होता है ठोस। उसके बाद कॉमा देके यहाँ पे लिख सकते हैं द्रव, और तीसरा जो है वाष्प या गैस लिख सकते हैं, गैस है। फिर है भूमि की जल धारण करने वाली परत कहलाती है। भूमि की जल धारण यानी कि सबसे ऊपरी परत जो होती है भौम जल की, वो क्या कहलाती है? तो यहाँ पे जगह काफ़ी कम है, इसको आप लिखिएगा भौम जल स्तर। क्या लिखेंगे आप? भौम जल स्तर कहलाती है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ भौम जल स्तर, भौम जल स्तर कहलाती है, ठीक है ना, भौम जल स्तर कहलाती है। उसके बाद देखिए आप, वन से हमें डैश 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 और डैश 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 का लाभ होता है। तो वन से हमें तो बहुत सारी चीज़ों का लाभ होता है, उसमें से हम लिख सकते हैं कि औषधीय पौधे, औषधीय पौधे मिलते हैं, है ना, और इमारती लकड़ी, ये भी हमें प्राप्त होता है, इमारती लकड़ी, इमारती लकड़ी आप लिख लीजिएगा आराम से, इमारती लकड़ी का लाभ होता है। वन में छैवान पत्तियां और जंतु को समृद्ध करते हैं। किसको समृद्ध करते हैं? मिट्टी को। मिट्टी को क्या करते हैं? समृद्ध करते हैं, ह्यूमस का निर्माण करके मिट्टी को समृद्ध करते हैं।
अब है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया से क्या बनता है? जो मृत पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं या उनकी पत्तियां होती है, उसको सूक्ष्मजीव क्रिया करके क्या बना देते हैं? ह्यूमस का निर्माण कर देते हैं। क्या चीज का निर्माण करते हैं? ह्यूमस, जो कि पौधों को पोषक प्रदान करता है। तो आप यहाँ पे एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे देखिए, आपको सारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करके हमने बता दिया है। और अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए, कहता है कि समझाइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो चैप्टर के अंदर भी हमने पढ़ा था इसको। मैंने कॉपी में लिख के रखा है इस उत्तर को नोट करके कि टाइम को हम बचा पाएँ। तो आप यहाँ से नोट कर लीजिए। यहाँ से देखिए क्या है कि वर्षा का जल मिट्टी से रिसकर, है ना, भूमि के नीचे चट्टानों के बीच रिक्त स्थानों में भर जाता है। इस प्रकार भौम जल की जो है वो पुनः पूर्ति होती है। वर्षा का जल मिट्टी से रिसकर भूमि के नीचे चट्टानों के बीच रिक्त स्थानों में भर जाता है। इस प्रकार भौम जल की पुनः पूर्ति होती है। और उसके बाद जो है अगला प्रश्न देखिए आप, क्या है? चौथा नंबर, भौम जल स्तर के नीचे, ये हो गया आपका, भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। ये जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है, ये इतना जो गिरता जा रहा है, मतलब इसकी गहराई बढ़ती जा रही है, इसका क्या कारण है? तो ये देखिए, भौम जल स्तर के नीचे गिरने के मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आप कहें तो कम वर्षा होना, कम वर्षा होने या वर्षा जल के रिसाव के लिए उपलब्ध भूमि की कमी, है ना। या एक तो वर्षा कम होती है और दूसरा जो है पानी जो है रिसने के लिए जो ज़मीन चाहिए होगा जितना, मतलब अगर मैदानी क्षेत्रों में वर्षा ज़्यादा हो तो उसका रिसाव ज़्यादा होगा। अब पहाड़ों पे अगर वर्षा ज़्यादा होगी तो उसका रिसाव तो होगा नहीं, ठीक है। दूसरा जो है जनसंख्या में वृद्धि के कारण विभिन्न मानव गतिविधियों के लिए पानी की जो है खपत बढ़ गई है, जिससे जो है इसमें कमी आ रही है। तीसरा है औद्योगिकरण, कृषि एवं वन रोपण इत्यादि के लिए पानी की जो है मांग बढ़ गई है। अब बढ़ते हैं हम लोग। आप अगर अच्छे से इसको नोट करना है तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न, जो कि है 5 नंबर, कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचे लगाने तथा रख रखाव के लिए क्या कदम उठाएंगे? ये लिखिए। 5वां जो प्रश्न था इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। 5वां प्रश्न जो है आपका इस तरह से था कि कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचे लगाने तथा रख रखाव के लिए क्या कदम उठाएंगे। तो इसके लिए हम ये लिख सकते हैं कि बगीचे लगाने में कम से कम जल का उपयोग के लिए हम कम से कम जल के उपयोग के लिए ड्रिप सिंचाई विधि का उपयोग करेंगे। इस विधि से पानी जो है कम बर्बाद होता है। ड्रिप सिंचाई माध्यम जो हमने देखा था अभी कुछ देर पहले, इस तरह से जब हम सिंचाई करेंगे तो पानी ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि ये पाइप तक पहुंचाया जाता है, इसके बाद फिर छोटे छोटे पाइप से एक एक पर्टिकुलर पेड़ तक पहुंचाया जाता है। जहाँ जहाँ पे पेड़ होगा वहीं पे पानी बाहर निकलेगा, बाकी जगह से नहीं निकलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे 7 उत्पादों के नाम बताइए जो हमें वनों से प्राप्त होते हैं। ऐसे 7 उत्पादों के नाम बताइए जो हमें वनों से प्राप्त होते हैं। ये देखिए, तो वनों से हमें इमारती लकड़ी, औषधीय उत्पाद, ईंधन के लिए लकड़ी, मसाले, गोंद, शहद, रेशम, फल फूल इत्यादि उत्पाद प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, क्यों? समझाइए। चलिए, तो ये क्वेश्चन देखिए आप, समझाने के लिए आपको कह रहा है, तो आप लिख सकते हैं कि वन अनेक जीव जंतुओं को आवास प्रदान करता है। वनों में खाद्य श्रृंखला भी पाई जाती है।
जिनमें परस्पर संबंध होता है एवं वे एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। वनों में मरे हुए जीव जंतु एवं पत्तियां भी सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होकर ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों के पोषण में सहायक होते हैं। इस प्रकार वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। और अब देखेंगे हम जो 8वां प्रश्न है, वो कहता है कि अपघटक किसे कहते हैं? ये वन एवं जीवों की वृद्धि में किस प्रकार सहायक हैं? अपघटक किसे कहते हैं? ये वन एवं जीवों की वृद्धि में किस प्रकार सहायक हैं? तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि वैसे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों एवं जंतुओं के शरीर को सड़ाकर ह्यूमस का निर्माण करते हैं, अपघटक कहलाते हैं। अपघटक मिट्टी में आवश्यक पोषक की आपूर्ति को बनाए रखता है, जिससे खाद्य श्रृंखला भी पूरी होती है। और अब है अंतिम प्रश्न, जो कि है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में वन के योगदान को समझाइए। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में वन के योगदान को समझाइए। तो वनों में मौजूद पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो जंतुओं द्वारा उपयोग की जाती है। श्वसन के दौरान मनुष्य एवं जीव जंतु ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस तरह जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। तो इस तरह से आप इसको दिखा भी सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है जंतु और मनुष्य उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और यही कार्बन डाइऑक्साइड फिर पादप यानी कि पेड़ पौधे यूज़ कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो फिर जंतुओं के लिए और दूसरे जीवों के लिए काम आता है। तो इसके प्रश्न का उत्तर आप एक बार फिर से अगर देखें तो अच्छे से देख लें, नोट कर सकते हैं। और इसी के साथ ये जो पहला चैप्टर था जल और जंगल, ये समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।